हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। नवंबर 1929 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्बिन द्वारा की गई। आगे है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार का विरोध किया। साइमन कमीशन 30 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल अर्थात लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुसलमानों सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियल स्टेट अर्थात अधिराज्य का दर्जा की बात ही कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियल स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो इसका उत्तर है बी 1928 ईस्वी में। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटिश की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु
2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। साइमन कमीशन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसके प्रति विरोध व्यक्त किया गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर है बी, 1927 में। अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो इसका उत्तर है ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। अब अगला प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? तो इसका उत्तर है सी, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो इसका उत्तर है ए, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल अर्थात लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। अब अगला प्रश्न है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इसका उत्तर है डी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। इसके विरुद्ध भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य कथन 1 एवं कथन 8 दिए गए हैं और आपको सही कथन को चुनकर बतलाना है। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। तो कथन ए बतला रहा है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। ये बिल्कुल सही है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, तो सही बात है, इस कारण से इसका बहिष्कार किया गया था। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उपरोक्त सभी जो है साइमन कमीशन से संबंधित हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए किया गया था। वहीं दूसरा, उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। तीसरा है, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। और चौथा, भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जिसे वर्ष 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों का प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए तथा इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। फलस्वरूप भारतीय नेताओं द्वारा इसके विरोध का निर्णय लिया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं।
3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कमीशन जहां कहीं भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात इसके प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले हम लोग इसके विस्तार को पढ़ लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में साइमन कमीशन ने प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन को प्रतिस्थापित कर वहां उत्तरदायी सरकार गठित करने की संस्तुति की थी। अन्य विकल्पों के कथन साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो इसका उत्तर है ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज में। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो इसका उत्तर है सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। वहीं कारण आर, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने? तो इसका उत्तर है ए, मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें भारत के नए डोमिनियल संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए व्यक्तियों में से पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधिक कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत का नाम दिया गया जो इससे संबंधित नहीं थे। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल थे जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो सही उत्तर चुनना है। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 2 और
3 की, अर्थात अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, और तीसरा संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियल स्टेट की बात ही कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि 2 एवं 3 सही है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? तो अपना उत्तर दिए गए कोड से चुनिए। तो इसका उत्तर है सी अर्थात 1 और 2 अर्थात जवाहरलाल और सुभाष चंद्र बोस। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियल स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो इसका उत्तर है सी अर्थात मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं इसका विषय था। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति अर्थात कुल 9 ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियल स्टेट की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो इसका उत्तर है सी 1929। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। अब अगला प्रश्न है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो इसका उत्तर है सी नेहरू रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज की तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो।
यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।